नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में उद्योग व्यापार किस तरह का था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज उद्योग व्यापार की बात करेंगे। तो सल्तनत काल में व्यापार की अगर बात करें या उत्पादन उद्योग की बात करें तो कपड़ा उत्पादन, जिसमें भी खासकर रेशम, सूती, मलमल इस तरह के कपड़े कपड़ा उद्योग था। हीरे जवाहरात, सेना के साजो सामान, इनका निर्माण होता था और व्यापार भी इन्हीं चीज़ों का होता था। इसके अलावा खाद्यान्न का भी व्यापार होता था। सल्तनत काल में मुल्तान, देवल, कालीकट, खंभात, भड़ोच, देवगिरी, उन्हिलवाड़, ये कुछ प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। जैसे खंभात को अगर देखोगे आप तो वो रेशम के लिए प्रसिद्ध था। देवगिरी रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। अहमदाबाद पटोला कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था। बयाना नील के लिए प्रसिद्ध था। लाहौर नील और इस्पात के लिए प्रसिद्ध था। दौलताबाद हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध था। सोनारगांव, मुर्शिदाबाद, यहाँ पर रेशम, मलमल। बंगाल की अगर बात करें तो चावल और रेशम पूरे बंगाल में होता था। धार, यहाँ पर पान और गेहूं यहाँ का प्रसिद्ध था। तो ये कुछ व्यापारिक केंद्र थे जहाँ पर कुछ विशेष वस्तुओं के लिए जाना जाता था ये। और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मध्यकाल में बयाना किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस तरह के प्रश्न बने हुए हैं पहले। तबकात ए नासिरी में व्यापारिक चौकियों का उल्लेख मिलता है। तबकात ए नासिरी, ये सिराज की पुस्तक है। इन चौकियों पर व्यापारियों से कर वसूल किया जाता था, बदले में इनको सुरक्षा मिलती थी व्यापारियों को। बरनी दो प्रकार के व्यापारियों का विवरण देता है, मुल्तानी और कारवानी। मुल्तानी जो होते थे वो दूर दूर जाकर के व्यापार करते थे, और जो कारवानी होते थे उनको वो अनाज के व्यापारी थे। इनको नायक भी कहा जाता था। तो बरनी का ध्यान रखना है कि दो प्रकार के व्यापारियों का यह विवरण देता है, मुल्तानी और कारवानी। कारवानी का अगर नायक मिल जाए तो भी कारवानी नायक एक ही को बोलते थे। व्यापारियों का जो समूह होता था उसको तुज्जार ए खास कहा जाता था। तुज्जार ए खास, ये व्यापारियों का समूह होता था। आयातित वस्तुओं में सबसे ज्यादा आयात घोड़े और गुलामों का होता था। गुलाम मतलब दास। तो दास और घोड़ों का सबसे ज्यादा भारत में आयात किया जाता था। इसके अलावा कुछ और चीजें भी थी, जैसे अस्त्र शस्त्र, सूखे मेवे, कुछ विदेशी फल, इनका भी आयात होता था इस समय। लेकिन अगर सबसे ज्यादा आयात की बात करें तो घोड़े और गुलामों का आयात सबसे ज्यादा होता था। इब्न बतूता और मार्को पोलो के विवरणों से पता चलता है कि ईरान और तुर्कमेनिस्तान से घोड़े को आयात किया जाता था। और एक चीनी यात्री था माहुआन, ये बंगाल में रेशम कीट पालन का उल्लेख करता है कि बंगाल में रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। माहुआन का विवरण है ये। चीनी यात्री था माहुआन। अलाउद्दीन खिलजी के समय वस्त्र उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी समय बताया जाता है। इस समय वस्त्र क्रांति हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में हम खिलजी काल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो बार बार इसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, वैसे हर शासकों के हमने दिल्ली सल्तनत के शासकों की क्लास से कवर की है। किस शासक ने क्या कार्य किए थे वो उस शासक के साथ ही हम पढ़ चुके हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था विशेष रूप से सल्तनत काल में उल्लेखनीय है। और सैनिक सुधार भी उसने बहुत ज्यादा किए थे। सैनिक सुधार और बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां है। तो इसके समय में वस्त्र क्रांति हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। चरखे का पहला साहित्यिक प्रमाण फुतु उस सलातीन इस पुस्तक में मिलता है। ये इसामी की पुस्तक है, फतू उस सलातीन।
फुतुहुस सलातीन इसामी की पुस्तक है। इसमें चरखे का पहला साहित्यिक प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? इसमें ये लिखता है कि औरत वही अच्छी है जो चरखा चलाती है। अब इस आधार पर इरफान हबीब जैसे इतिहासकार कहते हैं कि भारत में चरखा 12वीं शताब्दी में ईरान से आया था। किस आधार पर? कि ये इसमें इसामी लिखता है कि औरत वही अच्छी है जो चरखा चलाती है। अब इससे हालांकि ये प्रमाणित नहीं होता है कि चरखा पहली बार इसी समय आया है। क्यों? क्योंकि जब भारत में अगर आप ताम्रपाषाण काल को देखोगे, उस क्लास में हमने देखा है कि इस समय चरखे का प्रयोग होता था। ताम्रपाषाण काल में हमने मालवा संस्कृति में पढ़ा है कि यहाँ से चरखे, तकलिया, इनके अवशेष मिले, इनके प्रमाण मिले, बुने हुए कपड़े भी मिले हैं। तो इसका मतलब ये ताम्रपाषाण काल में भी कपड़े बुनना जानते थे लोग, चरखे मिले वहां से। वैदिक काल में भी चरखे के लिए एक तसर शब्द प्रयोग किया गया है। तसर मतलब चरखा। तो 12वीं शताब्दी में चरखा भारत आया, ये ठीक नहीं है। क्योंकि खाली एक इस तथ्य के आधार पर कहा जाए कि इसामी ने फतुह सलातिन में लिख दिया कि औरत वही अच्छी है जो चरखा चलाती है। हालांकि ये कहना उसका इसलिए है कि जो रजिया सुल्तान है वो शासक बनी थी, और ये जो लेखक है ये धार्मिक दृष्टिकोण से अपना साहित्य लेखन करते थे। तो स्वाभाविक बात है कि जो इस्लामिक विचारधारा का लेखक है वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लिखेगा। उसके अनुसार ये है कि महिलाएं शासक नहीं हो सकती, और ये उसने रजिया सुल्तान के लिए लिखा है कि औरत वही अच्छी है जो चरखा चलाती है, राज्य करना औरत का काम नहीं है। एक पुस्तक और है, मिफ्ता ए फुजाला। इस पुस्तक में पैर से चलने वाले चरखे का चित्र प्राप्त होता है। एक होता है नद्दाफ। नद्दाफ जिसको पिंजन भी बोलते हैं, दुनिया, इसको विटनी जिन भी कहा जाता है। ये रुई निकालने के काम आता है। इसका प्रयोग भी इसी समय शुरू हुआ है, बताया जाता है। इस समय सिंचाई के लिए रहड़ का प्रयोग होता था, जिसको सकिया, पर्शियन व्हील इस नामों से जाना जाता है। इसी को प्राचीन भारत में अर्घट कहा जाता था, जिसका उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। हर्ष के समय में भी हैंसांग लिखता है कि कृषि सिंचाई के लिए उद्घट्टी, जिसको घंटी यंत्र कहा गया है, उद्घगटी, ये हैंसांग लिखता है। इसको घंटी यंत्र भी कहा जाता था इस समय। इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। ये अर्घट या रहट, ये इसी के नाम है। घंटी यंत्र या उद्घट्टी, ये अर्घटी, अर्घट यानी कि रहट। तो जिसका ये मध्यकाल में बता रहे हैं कि अर्घट का प्रयोग या रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, ये हर्षवर्धन और गुप्त काल में भी इसी का प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल की बात करें तो रहट का उल्लेख बाबरनामा में मिलता है, और इतिहासकार यहीं पे मक्कारी करते हैं क्योंकि इन्होंने बाबरनामा में पहली बार पढ़ा है। तो इसका मतलब इससे पहले रहट का प्रयोग नहीं होता था। अब ये मध्यकाल के इतिहासकार है तो इनको हैंसांग के विवरण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मध्यकालीन इतिहासकार मध्यकाल की पुस्तकें पढ़ते खाली। हैंसांग ने अगर लिख रखा है कि इस समय अर्घट का प्रयोग हो रहा है तो इसको ये नहीं मानेंगे। इनका मानना है कि बाबरनामा में इसका पहली बार उल्लेख आया है, तो मतलब बाबर के समय से इसका प्रयोग हुआ है। कागज का पहला प्रमाण 1223-24 ईस्वी के आसपास मिलता है। इसका बनाने की जो खोज हुई वो चीन में हुई, वहां से फिर ये अरब गया, अरब से फिर भारतीयों ने सीखा। तो कागज का प्रमाण 1223-24 ईस्वी के आसपास मिलता है। ऐसा नहीं कि इससे पहले लेखन कला नहीं थी भारत में। इससे पहले वो ताड़पत्रों पे लिखा जाता था, ताड़पत्र, भोजपत्र, इनके ऊपर लिखा जाता था। कारखानों और उद्योग पर ध्यान देने वाला शासक फिरोज तुगलक था। इसने सरकारी कारखाने स्थापित करवाए और लगभग 12,000 गुलामों को इसने कारखानों में लगाया, इनका स्किल डेवलपमेंट करवाया, शिल्प कौशल। गुलाम तो वैसे इसके पास 1,80,000 के आसपास थे। स्पेशल इसने विभाग बनवा दिया था, दीवान बंदगान। लेकिन 12,000 गुलामों को इसने फैक्ट्रियों में काम पर लगाया था। फिरोज के समय में शाही कारखानों की संख्या 36 हो गई थी। 36 शाही कारखाने इसके समय में कार्य कर रहे थे, और ये 2 भागों में विभाजित थे। ये जानकारी अफीफ देता है कि 2 भागों में ये कारखाने विभाजित थे।
कौन से दो कारखाने? दो तरह के, तो एक तो है रातीबी और दूसरा गैर रातीबी। ये दो प्रकार के उद्योग थे, और ये जो कारखाने हैं ये मुतशर्रिफ एक अधिकारी होता था, उसके अधीन काम करते थे, मुतशर्रिफ। इस मुतशर्रिफ के नियंत्रण में ये कारखाने काम करते थे। रातीबी में जो उद्योग आते थे, आबदार खाना मतलब जो पानी से संबंधित, जहाँ पर उत्पादन होता है, चीजें बनती है। पील खाना जो हाथियों से संबंधित होता था, शुतुर खाना जो ऊंट से संबंधित होता है, इनसे संबंधित वस्तुएं बनती थी। इस तरह की चीजें रातीबी में आते थे, और यहाँ पे जो लोग काम करते थे उनका वेतन निश्चित होता था। जो गैर रातीबी होते थे उसमें जामदार खाना, जिसको कपड़ा उद्योग कहा जाता है, आलम खाना जिसमें जो सरकार सुल्तान होते हैं या शाही झंडे बनते थे, झंडे पताका चिन्ह वगैरह ये होते थे कपड़ों के, वो आलम खाना में बनते थे। और रिकाब खाना में घोड़े की जीन बनती थी। तो इस तरह के उद्योगों को गैर रातीबी कहा जाता था। और यहाँ पे जो लोग काम करते थे उनका वेतन निश्चित नहीं होता था, जितना वो काम कर रहे उतना उनको वेतन मिलता था। फिरोज के समय में साबुन का भी निर्माण होना शुरू हो गया था। ये फिर सीरत फिरोज शाही में इसका विवरण मिलता है कि इस समय सीरत फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय में साबन का निर्माण होता था। कुरखाना, इसको शाही शस्त्रागार बोलते थे। और नफर, यहाँ पर ऊंट से संबंधित सामान बनता था, इसको नफर कहा जाता था। तो ये था सल्तनत काल में उद्योग व्यापार किस तरह का था। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।